नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह की सियासत अभी चल रही है और सियासत के बीच में कहां एक तरफ हिंदुत्व की लाइन खींची थी, कहां दूसरी तरफ उसके पैरेलल जाति की लाइन खींचने की कोशिश शुरू हुई, जाति गणना की मांग शुरू हुई, कमंडल बनाम मंडल की सियासत को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशें शुरू हुई और इन सब के बीच अब तो बात उपजाति पर आ गई है। जीतन राम मांझी और लालू यादव के बीच जो वाक युद्ध चला, जो बयानबाजियां हुई, जिसमें जीतन राम मांझी ने गरेड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, तो लालू यादव ने जीतन राम मांझी की जाति पर भी सवाल उठाए कि क्या वो उसी जाति से आते हैं। इस देश में, पूरी दुनिया में जाति से ऊपर इंसान है, धर्म से ऊपर इंसान है। लेकिन अब तो बात पहले धर्म की शुरू हुई, जाति की शुरू हुई और अब तो उपजाति तक आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी ने जो बहस शुरू की, क्या वो बिहार सेंट्रिक है, क्या वो बिहार केंद्रित है? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है और उस एजेंडे पर यदि नजर डालें तो कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार केरल से जो बात संघ की बैठक से निकल कर आई कि जाति जनगणना के विरोध में संघ नहीं दिखा और अब जो तैयारी अंदर खाने चलने की बात आ रही है, उसे जीतन राम मांझी के बयान के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में लाने की, माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्या यह मोदी शाह की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सब को घेरने के चक्कर में, इनकी राजनीति को कॉर्नर करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार संघ और भाजपा की पूरी सियासत को ही खत्म न करवा दे। कई बार ऐसा होता है कि जिस मकसद से जो तीर निकाला जाता है, वो तीर उल्टा और ज्यादा प्रभावी होकर लग जाता है। कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि दांव उल्टा पड़ जाता है और यह दांव भी तो उल्टा नहीं पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि जब से जाति जनगणना की बात निकली थी, नीतीश कुमार ने बहस शुरू की और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पूरे देश में पहुंचा दिया। उसके बाद की परिस्थिति जो पैदा हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाति की जगह उपजाति गणना की बातें शुरू हुई और उपजाति गणना की बात शुरू करने के पीछे का मकसद क्या था? बिहार में तो 215 क्लस्टर बना, अलग अलग 215 जातियां, 215 खांचे बनाए गए, तमाम धर्म के लोग उसमें थे, सबको मिलाकर 215 खांचे बनाए गए। उसके बाद तो बीजेपी अपना हिंदुत्व संभाल नहीं पाई। तो क्या इस देश में 50,000 क्लस्टर जब बन जाएंगे, क्या उसमें हिंदुत्व बचेगा बीजेपी का? यही वो सवाल है कि बीजेपी जो गैम्बल करने की सोच रही है, वो कहीं उसके लिए वाकई बहुत बड़ा जुआ न बन जाए, बहुत बड़ा गैम्बल न बन जाए। दरअसल जाति जनगणना की बात जब शुरू हुई, तब बिहार में उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया उपजाति गणना का, कि जाति के साथ साथ उपजाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना नहीं उपजाति गणना। और वो खुलकर बोल भी रहे थे कि वैश्य में तो बहुतों जातियां हैं, बीसीओ जाति 65 जातियां हैं। वो ये भी कह रहे थे कि उपजाति गणना होगी तो नीतीश कुमार की जो जाति है, उपजाति है, वो उनके गृह जिले में ही सबसे कम हो जाएगी। तो क्या इसी मानसिकता से जीतन राम मांझी, जो आजकल बीजेपी की भाषा ज्यादा बोलते हैं, जानबूझकर लालू यादव को गरेड़ी शब्द के साथ जोड़कर देखना, यह कौन सी राजनीति है? क्या यह बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है? सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं है जो एक साथ 50-100 जातियों के, सैकड़ों जातियों के नाम एक सांस में बोल देते हैं, 50 जिले के नाम एक सांस में बोल देते हैं। कोई पीसीएस की तैयारी करने वाला, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट भी 50 जिलों के नाम एक सांस में नहीं बोल पाता होगा, जिस ढंग से ओम प्रकाश राजभर बोल देते हैं। उसी तरह से सैकड़ों जातियों के नाम वो एक सांस में बोल देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ा लोग याद करते हैं, उस ढंग से उन्होंने जिलों और जातियों के नाम याद कर रखे हैं। जीतन राम मांझी की गिनती उस श्रेणी में नहीं होती जो उन्हें याद हो, लेकिन वो तो एक कदम आगे दिख रहे हैं उपजाति गणना तक।
उपजाति की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उपजाति गणना का जो एजेंडा है, कहीं वो बीजेपी के एजेंडे को आगे तो नहीं बढ़ा रहे हैं। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे के खेल को समझिए। बहुत मुश्किल से, बहुत दबाव में और लोकसभा चुनाव में चूंकि एक मुद्दा बनता हुआ दिखा, तब जाकर बीजेपी अब थोड़ी थोड़ी मुलायम हुई है कि जाति जनगणना कराई जा सकती है। संघ की बैठक से भी जो गोलमोल बातें निकलकर सामने आई कि न समर्थन न विरोध, कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बातें कही गई। आखिर इस देश में किसी मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है? जब तक मुद्दा राजनीतिक नहीं होता है तब तक उसका समाधान और निर्णायक मोड़ पर पहुंचता कहां है? और राजनीति कोई खराब चीज तो है नहीं कि किसी मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। राजनीतिक इस्तेमाल जब तक नहीं होगा तब तक वह मुद्दा अपने अंजाम तक कैसे जाएगा? दरअसल संघ के लोग राजनीति में यकीन नहीं रखते, क्योंकि राजनीति होगी तो स्वस्थ होगी, राजनीति होगी तो राजनीतिक मानदंडों का और मर्यादाओं का पालन होगा। लेकिन बंच ऑफ थॉट की दीक्षा से निकले हुए लोग गैर बराबरी के व्यवहार को बढ़ावा देने की मानसिकता से उपजी हुई जमात, उसे राजनीति और राजनीतिक इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत घनघोर अपराध करने कोई जा रहा हो, उस तरह की बात आती है। उपजाति गणना के पीछे जो गंभीरता से विचार चलने की खबरें हैं, उसके पीछे के लॉजिक को समझिए। मैं नहीं जानता कि लालू यादव की उपजाति क्या है, क्या वाकई वो गरेडी समुदाय से है, यादवों के बीच की गरेडी उपजाति से है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार की उपजाति क्या है, मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव की उपजाति क्या है, मुझे खुद की भी उपजाति नहीं पता कि क्या है। तो आज की तारीख में उपजाति की जो बातें हो रही है, दरअसल जिस तरह से जाति के अंदर खांचे में फिट करने की कवायद कुछ लोगों की होती है, उस खांचे के अंदर और छोटा छोटा खांचा बना देने की कवायद है, ताकि कोई भी राजनेता अपनी जाति के नाम पर राजनीति न कर सके। लेकिन यह उतना ही बड़ा सत्य है कि जाति गणना के बाद थोड़ी बहुत यदि सांप्रदायिक राजनीति के लिए स्कोप बच भी सकता है, तो उपजाति गणना के बाद वो स्कोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहां 5,000 जातियों की गिनती, लगभग 5,000, और कहां 5 लाख उपजातियों की गिनती होगी। फिर कौन बचेगा इस देश में हिंदुत्व की सियासत करने वाला? कौन बचेगा असदुद्दीन ओवैसी के पीछे खड़ा होने वाला? कोई नहीं बचेगा। सब अपने अपने उपजाति के हितों को देखकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिहार में आमतौर पर यादवों की ही बात होती है, तो मोटे तौर पर जैसा मैंने पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि कृष्णौट, मजरौट, गोरिया और गरेडी, मोटे तौर पर ये 4 जातियां पाई जाती हैं, उपजातियां। अब इसमें सबसे कम जनसंख्या गरेडी वर्ग की है, जिससे जोड़कर जीतन राम मांझी लालू यादव को संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा यह है कि आपकी संख्या बहुत कम है, इसका एहसास दिलाने की कोशिश है। और किसके इशारे पर है? ठीक इसी तरह से देखें, अब नीतीश कुमार की क्या उपजाति है, किस प्रकार से उसके नाम पर राजनीति करने की कोशिश होगी, वो एक अलग मुद्दा है। अखिलेश यादव की क्या उपजाति है? जाटों के भीतर खाप की बात होती है, मलिक खाप, बालियान खाप और भी कई सारे खाप हैं। उन खापों को एक अलग अलग खांचे में फिट किया जाएगा। और अब तो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, उनकी भावनाएं जब आहत होती है तो सीधे सीधे बात जाति पर आ जाती है। तो फिर आम जनता का क्या कहना? संवैधानिक पद पर, देश के सर्वोच्च 3 पदों में से एक, दूसरे नंबर के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री से भी ऊंचे जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनके अंदर वो बात जब आ जाती है तो फिर आम जनता कहां से अपने आप को बचा पाएगी इस जाति गणना और उपजाति गणना के बीच? जो जनता आसानी से हिंदू हो जाती है, जो जनता आसानी से राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, जाट, गुजर हो जाती है, शेख, पठान हो जाती है, वो जनता जब उपजाति गिनती होगी तो कैसे अपने आप को बचा पाएगी उससे? और कैसे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व चल पाएगा? दरअसल ये पूरी कवायद यही है कि लालू यादव के पास जो एक बड़ा वोट बैंक है, उसको एक उपजाति के ढांचे में फिट करो, और जो सबसे मजबूत उपजाति होगी संख्या के मामले में, उस उपजाति से अपनी पार्टी में नेता पैदा करो।
ठीक यही कोशिश अखिलेश यादव के साथ हो सकती है, ठीक यही कोशिश नीतीश कुमार के साथ हो सकती है, यही कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो सकती है, यही कोशिश अशोक गहलोत के साथ हो सकती है कि एक खास जाति के बदले एक खास उपजाति के दायरे में फिट करके उनकी मास अपील को कम किया जा सके। और मास अपील को कम करने से कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि इससे हिंदुत्व की पॉलिटिकल लाइन की मास अपील ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो यह बहुत बड़ा मुगालता है, क्योंकि इस मुगालते से सियासत साधने की कोशिश में अब तक लोगों को निराशा हाथ लगी है। वीपी सिंह ने भी जो किया था, फसल भले ही दूसरों ने काटी, वीपी सिंह को नहीं मिली। जो राजनीति उसके बाद के दौर में दूसरे लोगों ने की, अर्जुन सिंह ने की, वो फसल भी उन्हें नहीं मिली। जाति गणना की जो राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो फसल उन्हें नहीं मिलनी है। और तय मानिए कि जाति गणना की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी फसल भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काटेगी, दूर दूर तक गुंजाइश नहीं दिखती। तो उपजाति की गणना की जो राजनीति, संघ परिवार जो अंदर खाने स्ट्रेटजी बना रहा है, बीजेपी जो एक पॉलिटिकल दांव के तौर पर, एक टूल के तौर पर इसको सामने लाना चाहती है कि मंडलवादियों के सामने अल्ट्रा मंडलवादी बन जाना, दिखाने की कोशिश करना, वो दांव दरअसल दोधारी तलवार है। और उस दोधारी तलवार की पहली झलक जीतन राम मांझी और लालू यादव के बीच जो बयानबाजियां हैं, उस बयानबाजियों के माध्यम से सामने आ रही है। अभी दूसरे राज्यों में भी आप देखेंगे यही खेल होगा। राजपूतों में तो 36 खूंट की बात होती है, भूमिहारों में इसी तरह की बातें होती है, कायस्थों में भी कहा जाता है कि अलग अलग बिरादरी है, कोई कर्ण है, कोई अम्बस्ट है, कोई श्रीवास्तव है, कोई कुछ और है, इस तरह की बातें होती हैं। ब्राह्मणों में भी कोई मैथिल है, कोई कानकुब्ज है, कोई कश्मीरी है, कोई सरयू पारीन है, तमाम तरह के अलग अलग उपजातियों के लोग हैं। कितने खांचे में आप बांटेंगे? और जितने खांचे में आप लेकर के जाएंगे, उतने खांचे में ले जाने के बाद फिर हिंदुत्व कहां बचेगा? चुनावी हिंदुत्व और उसको लेकर तरह तरह के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो अज्ञानता फैला रहे हैं, उस अज्ञानता को फैलाने वाली एक ऐसी पौध सामने आएगी जिस अज्ञानता के सामने अंतर्द्वंद, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की जगह सब कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, वो ज्यादा मुखर रूप से इसी सोशल मीडिया के सामने इस रूप में पेनिट्रेट होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी भी जातियों के आधार पर, कई जगह उपजातियों के आधार पर भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो उस परिस्थिति में जो लोग भी जाति गणना की काट के तौर पर उपजाति गणना की राजनीति करने का सपना देख रहे हैं और उससे उन्हें लगता है कि वो अखिलेश यादव का जनाधार खत्म कर देंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का जनाधार खत्म कर देंगे, हेमंत सोरेन का जनाधार खत्म कर देंगे, या अशोक गहलोत या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जयंत चौधरी के आधार वोटों पर असर डाल देंगे, दरअसल इसे मुगालते के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक तरह से कई बार चीजें इस रूप में सामने आती है कि जिन्हें जो काम करने से परहेज करना चाहिए वो कर देते हैं, तो दूसरों के लिए राजनीतिक राह आसान हो जाती है। वही रास्ता कहीं उपजाति गणना का तर्क देने वाले भाजपा नेता दिल्ली दरबार को तो नहीं समझा रहे हैं। और नागपुर से जो रणनीति बन के आ रही है, क्या मराठाओं को कुणबी और नॉन कुणबी और जितने दूसरे मराठा हैं उनमें विभाजित किया जाएगा? वहां भी चुनाव है, वहां भी मराठा आरक्षण की मांग बहुत तेजी से चल रही है। क्या इसी तरह से लिंगायत जो एक समूह है, ग्रुप है, उसके अंदर कई सारे सब कास्ट है कर्नाटक में, और सबके नेता, भाजपा को फायदा तभी मिला जब सबने बीएस येदियुरप्पा को अपना नेता माना तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची। वहां तो 50 ग्रुप बन जाएंगे, फिर किसे हिंदुत्व के नाम पर मोबिलाइज किया जाएगा? कई सारी चीजें सामने आ जाएंगी एक साथ। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या अति पिछड़ा, क्या अल्पसंख्यक। एक इस राजनीति में जो मथने की कोशिश हो रही है, इसे मथने की कोशिश में शायद ही कोई जाति किसी राज्य में बचे, कोई उपजाति जिसकी संख्या, कोई नहीं बचेगा, कोई उपजाति ऐसी नहीं बचेगी किसी भी राज्य में जिसकी जनसंख्या 3-4% से ज्यादा हो राज्य की कुल जनसंख्या की।
फिर कौन सा जातीय समीकरण, फिर कौन सा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। ये दोनों नैरेटिव एक साथ फेल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अखिलेश यादव को कमजोर करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी। हर जाति का अभिनेता पैदा हो रहा है। कहीं कोई सन ऑफ मल्लाह कह के खुद को मल्लाहों की राजनीति कर रहा है, कहीं राजभर समाज की एक पार्टी खड़ी हो गई है जिसके पीछे मास मोबिलाइजेशन राजभर समाज का है, कहीं पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मान रहे हैं, कहीं इसी तरह से देखें तो दूसरे समुदायों में भी स्थिति है। तो ये जब सामुदायिक आधार पर इतनी पार्टियां खड़ी हो रही है, तब भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत 35, 40, 42% से जिस देश में 80% हिंदू हो, वहां एक्सट्रीम पोलराइजेशन के दौर में भी 35, 40, 42% से ऊपर नहीं जा पाती है भारतीय जनता पार्टी। तो उस परिस्थिति में जब उपजाति गणना हो जाएगी तो क्या लगता है 20% से ऊपर जाना भी आसान रह जाएगा क्या? जब इतने सारे सब ग्रुप सामने आ जाएंगे, सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराते हुए दिखेंगे। लालू यादव और जीतन राम मांझी के विवाद से आगे यदि इसे देखा जाए तो एक ऐसी राजनीति में गर्दन फंसाने की कोशिशें आज के दौर में होती हुई दिख रही है, जिसमें गर्दन फंसाने की कोशिश आमतौर पर भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, सियासत है, सियासत में कुछ भी संभव है। एक रोहिणी कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया, उसकी सिफारिशों को लागू करने का साहस सरकार नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस की सरकारों ने तकरीबन 10 साल तक मंडल कमीशन पर कुंडली मारकर बैठने का काम किया, लेकिन जिसने लागू किया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रोहिणी कमीशन मोदी सरकार ने बनाया, ढोल बजा करके खूब प्रचारित करके कि जो ओबीसी वर्ग में वंचित लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। जो 2 या 3 सेक्शन बनाए हो पहले उसे लागू करके उन्हें तो आरक्षण 27% में दे दो, कि जो वाकई वंचित हैं, जिनका ढोल बजाया गया था, क्यों रिपोर्ट पर धूल पड़ी हुई है, वो नहीं कर रहे। और हजारों लाखों सेक्शन में समाज को बांटने की कवायद यहां शुरू कर दी गई है। देखते जाइए अभी और आगे क्या क्या होता है। जो भी होगा, राजनीति तो दिलचस्प होगी, लेकिन समाज के अंदर इसकी प्रतिक्रिया किस रूप में होगी, इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।